Hello students, welcome to class 10th, and today we are continuing our chapter number first chapter of history. The name of the chapter is यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो चलिए बच्चों, आज हम अपना ये चैप्टर कंटिन्यू करते हैं और आज का जो हमारा विषय है वो है क्रांतियों का युग। तो देखिए बच्चों, हम बात कर रहे थे यूरोप के इतिहास की, हम बात कर रहे थे और जिस समय की हम बात कर रहे हैं वो युग था यूरोप में जो है क्रांतियों का युग था वो समय। तो देखिए जो है क्रांतियों का युग कब से कब तक का माना जाता है, 1830 से लेकर के 1864 तक का समय माना जाता है। और ये समय ऐसा था जब यूरोप में बड़ी ही उथल पुथल चल रही थी। तो देखिए आगे हम मतलब उसके विषय में करने से पहले आज हम क्या करते हैं, सबसे पहले यूनान का जो है स्वतंत्रता संग्राम, उसके विषय में पहले हम बात कर लेते हैं। तो देखिए यूनान में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष 1821 से ही प्रारंभ हो गया था। तो देखिए 1821 का जो समय था वो यूनान के स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष का प्रारंभिक काल माना जाता है। और यूनान, यहाँ पर यूनान का मतलब है जो ग्रीस देश है जो। तो देखिए इसमें जो है लड़ाई जो लड़ी गई या जो भी स्वतंत्रता संग्राम हुआ, इसमें जो है अनेक समूहों ने मदद की। अनेक समूह का मतलब है अनेक जो देश हैं उनका भी जो है इसे काफ़ी सहयोग मिला। तो देखिए किन किन का सहयोग मिला। सबसे पहले देखिए यूनान, जो यूनानी थे उनका एक तो उनके राष्ट्र में, जो उनके देश में जो खुद जो देशवासी थे, जो ये चाहते थे कि हमारा जो देश है वो आज़ाद हो, एक तो यूनानियों ने खुद ने ही जो है प्रयास किया स्वतंत्रता संग्राम में आगे बढ़ चढ़ के। दूसरा था कि पश्चिमी यूरोपीय देशों ने, जो पश्चिम में जो यूरोपीय जो देश थे उनमें से बहुत सारे ऐसे समूह थे जिन्होंने जो है इस कार्य में यूनान की काफ़ी सहायता की। साथ में जो है कलाकार और कवि, तो देखिए इन्होंने भी जो है बढ़ चढ़ कर के स्वतंत्रता संग्राम में इनके काफ़ी सहयोग किया और अंत में आकर के जो है इन्हें सफलता भी हासिल हुई। तो देखिए यहाँ पर कलाकारों और जो कवियों का सहयोग से मतलब क्या है। देखिए यदि देखिए अगर आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर आप देखिए, अगर मैं आपको कुछ करने के लिए कहूँ, जैसे आम कोई इंसान है, हम आपको कुछ मतलब कोई आम व्यक्ति हमें राय देता है तो शायद हम उस काम को ना करें। लेकिन जो कोई बड़ा व्यक्ति है, सेलिब्रिटी है, ये जैसे मोदी जी हैं, मोदी जी अगर किसी कुछ मतलब देशवासियों को अपील करते हैं तो लोग जो हैं उनकी बात को ज़्यादा अच्छी तरह से मानते हैं। तो इसी तरह जो कलाकार लोग होते हैं, कलाकार हैं, जो कवि हैं, लेखक हैं, ऐसे लोग क्या होते हैं, फेमस होते हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं आम जनताओं पर। जो आम जनों के जो है मन मस्तिष्क पर उनका जो है काफ़ी प्रभाव होता है। तो उनके कहने के अनुसार जो बातें वो कहते हैं उसे आम जनता जो है आसानी से मान लेती है। तो उन्होंने सहयोग किया और क्या हुआ इससे, देखो इससे इससे क्या हुआ, इससे पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद का विचार बहुत ही जो है मजबूत हो गया। तो देखिए पूरे जो यूरोप में मतलब ना केवल यूनान में बल्कि जो है इनकी सहायता से पूरे यूरोप में जो है राष्ट्रवाद का विचार जो है बहुत मजबूती से फैलने लगा। आम जो लोग थे, क्योंकि देखिए जो संपूर्ण ही जो यूरोप था उसमें जो है राष्ट्रवाद की लहर जो है उठ रही थी। तो इससे क्या हुआ कि बहुत सारे जो देश हैं इनकी इस विचारधारा से प्रभावित हुए। इसके बाद देखिए युद्ध के मतलब इसका नतीजा क्या हुआ कि युद्ध हो गया। कहाँ पर? फ्रांस में 1832 में हुआ और जो है कुस्तुतुनिया की संधि जो है पेश की गई। और जो है संधि में क्या हुआ कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। और इससे पहले जो यूनान था वो क्या था, ऑटोमन साम्राज्य के अधीन था। इससे जो अगला हमारा टॉपिक है वो है रोमानीवाद। तो देखिए जो ये शब्द है इसका क्या अभिप्राय है। रोमानीवाद, रोमानी कल्पना या जो राष्ट्रीय भावना, ये क्या है।
तो देखिए जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो यूनान था, यूनान देश जो स्वतंत्र हुआ था, उसमें वहाँ के कवियों ने, कलाकारों ने, लेखकों ने जो है बढ़ चढ़ के सहायता की, जिसके कारण जो है यूनान देश था वो स्वतंत्र मतलब स्वतंत्रता हासिल करी उसने। और साथ में क्या हुआ, वहाँ पर लोकतंत्र स्थापित हुआ। तो देखिए अब हम जो है इस शब्द से हम समझेंगे। देखिए राष्ट्रवाद का जो विकास है, देखिए उस समय जो लोगों की क्या भावना थी कि केवल युद्ध और क्षेत्रीय विस्तार से, मतलब जो राष्ट्रवाद की जो भावना है युद्ध और जो है क्षेत्रीय विस्तार से, यानी कि हम युद्ध करें या दूसरे क्षेत्रों पर कब्जा करें, इस तरह से मतलब ऐसे अपने क्षेत्र का विस्तार करके हम राष्ट्रवाद की भावना को नहीं जगा सकते आम जनताओं में। इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए हम जो है काव्य, कला, कहानी, किस्से, संगीत, इनकी भी मदद हम जो है ले सकते हैं। ऐसा मतलब यूरोप के लोगों का जो मानना था, उनका मानना था कि भाई खून खराबे से या युद्ध से या क्षेत्रीय विस्तार से ऐसी कोई मतलब कार्य करने से राष्ट्र की भावना नहीं फैलती। राष्ट्रवाद की अगर हमें भावना लोगों में के मनों में, दिलों में हमें विकसित करनी है, तो इसके लिए हमें काव्य का सहारा, कला का सहारा, कहानी, किस्सों का सहारा, संगीत का सहारा लेना चाहिए। तो जैसे मतलब जैसे देखिए अब जैसे रूस का अगर हम उदाहरण ले लेते हैं, तो रूस में क्या हुआ, रूस में राष्ट्रवाद की भावना को दर्शाने के लिए या मजबूत करने के लिए उसने क्या किया, अपनी जो राष्ट्र की जो भाषा है, उनकी राष्ट्रीय भाषा पॉलिश का प्रयोग किया, यानी कि उनको पॉलिश का। तो देखिए मतलब उन्होंने किसी अन्य भाषा को प्रेफरेंस नहीं दी। अगर आप उदाहरण में देखेंगे, मैं आपको उदाहरण बता देती हूँ। जिस तरह से चीन अगर हम देखें, जैसे चाइना देश है या मतलब ये कोरिया देश है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये जैसे अंग्रेज़ी भाषा है जो पूरे विश्व की भाषा है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये विश्व की भाषा को प्रेफरेंस देने की बजाय ये अपनी जो इनकी राष्ट्रीय भाषा है उसमें ज़्यादा ज़्यादा मतलब अधिक जो है लोगों को शिक्षा प्रदान करते हैं, अपने देशवासियों को उसको ज़्यादा मतलब मजबूत करने की का प्रयास करते हैं। चीन में अगर आप देखेंगे तो चीन के लोग अंग्रेज़ी को मतलब कम जानते होंगे, लेकिन चीनी भाषा जो है वो उनको वो अच्छी तरह से मतलब आती है। तो यानी कि वो ये राष्ट्रवादी भावना को जगाने के लिए अपनी भाषाओं का जो है ज़्यादा विस्तार, विकास चाहते हैं। तो ये देखिए इसको मतलब जिस तरह से मान मान लो यदि कविताओं का सहारा लिया जाए, कलाओं का सहारा लिया जाए, कहानियों का, यानी अपने देश के अंदर ये इन सब चीज़ों का अगर सहारा ले करके राष्ट्रवाद की भावना को फैलाया जाए, तो इसे रूमानीवाद कहते हैं। ठीक है ना, रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना, देखिए इसी को रूमानीवाद कहते हैं। इसके बाद देखिए 1830 से लेकर के 1848 ये जो समय था, ये समय काल था जो ये यूरोप की आर्थिक स्थिति में कठिनाई पैदा हो गई इस समय में। तो देखिए इस कठिनाई के दौर में क्या परिवर्तन आया समाज में। देखिए एक तरफ तो यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना पनप रही थी, लोग बढ़ चढ़ के अपने जो है राष्ट्र के लिए, राष्ट्र का प्रेम मतलब राष्ट्र को आज़ाद कराना चाहते थे, या लोकतंत्र की स्थापना चाहते थे, सम्मान जो चाहते थे, समानता का अधिकार चाहते थे। और दूसरी तरफ क्या हुआ, अचानक जो है यूरोप में आर्थिक स्थिति में जो है कठिनाई उत्पन्न होने लगी। देखिए वो कठिनाई क्या थी। तो देखिए यूरोप की जो आर्थिक स्थिति है ये किस वजह से कठिनाई में आई है, तो ये हम इस पॉइंट के माध्यम से पढ़ेंगे। देखिए भूख, कठिनाई और जन विद्रोह। तो देखिए 1830 के जो दशक में इसमें क्या हुआ था, ये कठिनाइयों का जो महान साल भी कहा जाता है 1830 का। तो ये देखिए ये ऐसा समय था जब यूरोप में जो है आर्थिक स्थिति काफ़ी जो है डगमगा गई थी, डामाडोल हो गई थी। कारण क्या था, तो सबसे पहला कारण देखिए ये था जबरदस्त संख्या में, जनसंख्या में वृद्धि। तो वृद्धि मतलब यूरोप में क्या हुआ, अचानक जो है जनसंख्या में वृद्धि हो रही थी। जो देश की जो पूरे जो देश की थी जनसंख्या जो अचानक बढ़ रही थी। दूसरा, जो जनसंख्या बढ़ने के कारण क्या है, बेरोज़गारी ज़्यादा हो रही थी। लोग क्या कर रहे थे, काम की तलाश में गांव से शहर की ओर जो है पलायन कर रहे थे, यानी कि गांव को छोड़ करके शहर में पैसे कमाने की इच्छा से वो शहर आ रहे थे। लेकिन देखिए जहाँ पर गांव में बेरोज़गारी थी,
गांव के लोग अगर सभी गांव से जो लोग हैं शहरों में चले जाएंगे तो शहर में भी जो जनसंख्या बढ़ जाएगी। शहर में जनसंख्या बढ़ने के कारण वहाँ पे भी जो है बेरोज़गारी में वृद्धि हो रही थी उस समय। तो ऐसा समय आ गया था कि वहाँ पे भी जो शहरों में भी लोगों को काम नहीं मिल रहा था और जो गरीबी में वृद्धि हो रही थी। मतलब अब काम नहीं मिलेगा तो लोग जो थे वो तो गरीब होंगे ही और उनके पास पैसा नहीं होगा, जो दैनिक जो आवश्यकताएं हैं वो कैसे पूरे करेंगी। तो इसी साल के जो दौरान है जो है फसल भी बर्बाद हो गई अचानक। जैसे मान लीजिए बहुत सारी जो ऐसे प्राकृतिक जो है ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसके कारण जो है फसल फसल बर्बाद हो गई। तो फसल बर्बाद होने के कारण क्या हुआ, खाने पीने की जो सामग्री है उनकी जो है कीमतें बढ़ने लगी। तो अब देखिए, अब कीमत अगर खाने पीने की सामग्री की कीमत बढ़ जाएगी और जो है लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो वो उसे कैसे खरीदेंगे। मतलब अब देखिए, काम नहीं था। काम क्यों नहीं था? क्योंकि छोटी मोटी जो फैक्ट्रियां हैं वो भी बंद हो गई थी। देखिए, अब चारों तरफ से जो है आर्थिक स्थिति है वो ख़राब हो रही थी। कैसे? फैक्ट्रियां बंद थी, लोगों के अंदर जो लोगों के पास काम नहीं था, बेरोज़गार थे। उधर से जो फसल बर्बाद हो गई, खाने पीने की सामग्री नहीं थी। तो देखिए, ये जो था बड़ा ही संकट का समय था। ये देखिए, खाने पीने की कमी और व्यापक बेरोज़गारी, इन सभी कारणों से क्या हुआ कि सरकार के जो है खिलाफ वहाँ पर विद्रोह होने लगे। मतलब माहौल बहुत ज़्यादा गर्मा गया, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई स्थिति। जो लोग थे वो सड़कों पर उतर गए। जगह जगह जो है अवरोध लगा दिए गए। अवरोध मतलब जिस तरह से हम लोग धरना प्रदर्शन, मान लीजिए आपने देखा भी होगा, अगर धरना प्रदर्शन करते हैं तो मतलब लोग क्या करते हैं, सड़कों को या गलियों को या मतलब जैसे रास्ते को रोक करके बैठ जाते हैं। तो इस तरह से जगह जगह क्या है, लोगों ने अवरोध लगाने शुरू कर दिए, जिससे यूरोपियन सरकार जो है उसको जो है मजबूरी में आके वहाँ पर गणतंत्र राज्य उसे घोषित करना पड़ा। यानी कि सरकार मजबूर हो गई और उसे जो है हार माननी पड़ी। लोगों की स्थिति को देख करके वहाँ पर गणतंत्र घोषित कर दिया गया। तो ये देखिए, इतना जो है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, आगे चलते हैं हम। तो देखिए, जो सरकार ने जब जो गणतंत्र घोषित किया तो उसमें क्या हुआ, सरकार के द्वारा नए कानून बनाए गए। कानून के तहत क्या हुआ कि 21 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया गया। जिस तरह से आपको पता है कि हमारे देश में भी क्या है, जो मतलब वयस्क हो जाते हैं, जो स्त्री या पुरुष, वयस्क मतलब जो स्त्रियों में जो है 18 साल की उम्र और पुरुषों में जो है 21 वर्ष को जो है वयस्क माना जाता है और उन्हें जो है वोट डालने का अधिकार दिया गया। तो वहाँ की सरकार ने 21 साल से अधिक जो उम्र के लोग हैं उन सभी को वोट डालने का अधिकार दिया। सभी नागरिकों को काम के अधिकार की गारंटी दी, यानी कि ये श्योरिटी उन्हें दी कि भाई काम उनको ज़रूर मिलेगा। क्योंकि देखिए, जहाँ पर नागरिकों को काम नहीं है वहाँ वो लोग अपनी बेसिक नीड्स को कैसे पूरा कर सकते हैं। जो हमारी प्राथमिक आवश्यकताएं हैं वो मतलब मनुष्य तभी पूरी कर सकता है जब उसके पास कुछ आमदनी का जो है स्रोत होता है, यानी कि वो कुछ काम करता है, उसके बदले में उसे पैसा मिलता है। तो देखिए, वहाँ की सरकार ने सभी नागरिकों को ये विश्वास दिलवाया, ये गारंटी दी कि उन्हें काम ज़रूर मिलेगा और रोज़गार उपलब्ध करवाने के लिए जो है कारखाने उपलब्ध कराए गए। यानी कि अधिक से अधिक काम जो है लोगों को मिल सके, कारखाने जो है खोले गए या मतलब ऐसे मतलब रोज़गार को उत्पन्न किया गया, पैदा किया गया कि ताकि जो आम जन है उन्हें रोज़गार मिल सके और जिससे वो अपनी जो है रोज़ी रोटी चला सके। तो आगे देखिए, इन सभी से क्या हुआ, धीरे धीरे गरीबी और बेरोज़गारी कम होने लगी। तो इससे जो है काफ़ी अच्छा जो है समाज पर प्रभाव पड़ा, लोगों को रोज़गार मिलने लगा, उनकी बेरोज़गारी ख़त्म हो गई और धीरे धीरे उनकी गरीबी भी दूर हो गई। तो ये देखिए, इससे आप समझ गए होंगे, ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। देखिए, इससे मतलब हमें इस घटना से हमें क्या पता चलता है कि जो फ्रांस की जो क्रांति है उसने यूरोप में राष्ट्रवाद ला दिया और राष्ट्रवादी भावना के चलते क्या हुआ, पूरे यूरोप में लोकतंत्र आ गया। इसके कारण मतलब और मतलब कौन कौन सी घटनाएं घटी या इससे आगे मतलब क्या क्या जो मतलब परिवर्तन आए, इसे हम जो है अब
अगले जो टॉपिक में पढ़ेंगे और जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आप इसको रिवाइज़ करिए, अच्छी तरह से इसे ध्यान से वीडियो को देखिए, आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।